हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आज विज्ञान विषय का पहला यूनिट जो है सजीव वस्तुएं उसको कराया जा रहा है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन ना करते हुए सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बताई हैं। इसके बाद में मैं जो और चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझना ज़रूरी होता है, तो उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। जो इतना लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हैंड रिटन नोट्स के तौर पे आपको दिख रहा है, इसको आपको याद अगर कर लेंगे, 2 से 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम तक का याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वहाँ पे लिख कर आएंगे तो आप अपने मार्किंग को बढ़ा सकते हैं। आपके जो नंबरों की संख्या होगी वो 100% 1 या 2 नंबर आपको बढ़े हुए देगा, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, ऐसे आप पूरा फॉर्मेट में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर सजीवों में ये होता है, निर्जीवों में ये होता है, तो फिर नहीं इतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं मानव निर्मित, जो मानव ने बनाई होती हैं, जो ह्यूमन बनाता है, मानव प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, जैसे हवा है, पानी है, जल है ना, और पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, झील, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, एसी, फ्रिज, वायुयान, इट मीन्स एरोप्लेन, रॉकेट, ये सारी जो चीज़ें कैसी होती हैं, ये मानव निर्मित चीज़ें होती हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड में आए हैं। नेक्स्ट आप क्या है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण, किस तरह से इसका वर्गीकरण करना है, कैसी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और कैसी मानव निर्मित, मानव ने बनाई है। ठीक है, अब आ जाता है मेन आपका जो क्वेश्चन बहुत आता है आपके हर एग्ज़ाम में देखने को ही मिलता है, सजीवों तथा निर्जीवों में अंतर क्या होता है। तो सजीव में और निर्जीव में अंतर कैसे होता है, पहले तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं कि सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, है ना, सजीव खाना खाते हैं, निर्जीव खाना नहीं खाते हैं। लेकिन जो सेगमेंट्स हैं, अगर इन भाग के तौर पे आप लिखेंगे तो किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया को जब सब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ आया था कि हमारे सीखने का एक क्रम होता है, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस होता है। उसी क्रम में क्या है आपका, पहला क्या हो जाएगा, गमन या गति। गमन और गति दो अलग चीज़ें होती हैं। गमन का मतलब होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो जाएं, या आप एक जगह बैठे वहाँ से दूसरे स्थान पे पहुँच जाएं, तो क्या होता है कि आपने गमन हुआ। ठीक है, और शरीर के किसी भी हाथ पैर अंगों का हिलना डुलना वो क्या कहलाता है, वो गति कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो गमन की क्षमता जो होती है वो सजीवों में होती है। क्योंकि सजीव पौधे भी हमारे कौन से होते हैं, पौधे भी सजीव होते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा होता है तो उनको आप छूते हैं तो क्या करते हैं, उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसके शरीर में गति हुई, ना कि उसने अपना स्थान बदला। ठीक है, तो गति और गमन दो अलग चीज़ें होती हैं। पौधों में गति होती है और जबकि ह्यूमन जो होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें गमन और गति दोनों ही होती हैं। जबकि निर्जीवों में गमन और गति नहीं होती, ना तो वो गमन होता है ना तो गति होती है। आपके मन में आ रहा होगा कि कार तो चलती है, स्कूटर तो चलता है ना, एरोप्लेन तो चलता है, वो हमारी बाह्य शक्तियों, इट मीन्स हमने उनको चलाने के लिए फ्यूल का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसको साइकिल चलाने के लिए हमने खुद की ऊर्जा के साथ में उसको दौड़ाया चलाया, तो वो तब उनमें गति होती है, ना कि स्वतः गति होती है। तो जिन चीज़ों में स्वतः गति या गमन होता है वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या लिखोगे, शारीरिक संगठन कैसा होता है, इट मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसी चीज़ का कोई प्रोग्राम करते हो आप, तो आप क्या कहते हो कि ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट मीन्स इसको हम व्यवस्थित करके, इसका क्रम होगा कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो उस चीज़ की क्रम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है,
उसको, तो हमारे शरीर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, शरीर का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन निश्चित होता है, एक फिक्स होता है, कहाँ पे आँख लगनी, कहाँ पे हाथ लगना, कहाँ पे मुंह लगना, है ना, कहाँ पे कान लगने, कहाँ पे पैर लगने। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक संगठित होती हैं। इसी तरह से पौधों में भी चीज़ें संगठित होती हैं, जड़ कहाँ पे होनी, पत्ती कहाँ पे होनी है, जो जिस के पार्ट होते हैं, जो जिसकी दशा, जिस सिचुएशन का प्लांट होता है, वो उसी संगठन के हिसाब से पला बड़ा या बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से निर्जीवों में क्या होता है, संगठन नहीं होता। फिर आ जाते हैं सजीव में क्या होता है, ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है। वृद्धि तब होती है या तब तक पाई जाती है जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते, आप मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक आप में ग्रोथ होती रहती है। और वृद्धि है एक लिमिट, एक टाइम पीरियड तक होती है, एक निश्चित समय होता है, तभी तक वृद्धि होती है, इसके बाद में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो माना जाता है कि जो है 18 वर्ष तक क्या करते हैं, आप एडल्ट हो जाते हैं, 18 वर्ष तक आप परिपक्व हो जाते हैं। तो 18 वर्ष तक हमारी आयु, वो हमारे शारीरिक संगठन में भी बदलाव होते रहते हैं। इस तरह से पौधों में, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती, पता है आपको। न्यूट्रिशन सजीवों में कैसा होता है, जो हमारे जीवधारी होते हैं उनको क्या होता है, हमको खाने पीने चलने के लिए, हमको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी, हम खाएंगे, खाना खाएंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें हम लेंगे तो तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तभी हम, इसके बाद ही हम अपने शरीर को चला सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को भी चलने फिरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट को चलने के फिरने के लिए उनको जो ऊर्जा मिलती है, जो पौधों को ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उनको भोजन मिलता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, और इसी तरह से निर्जीवों में पोषण नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, श्वसन क्या होता है, श्वसन होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन जरूरी होता है। हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, मैं अभी बता चुकी हूँ। ऊर्जा मिलती है हमको, ऊर्जा के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारी जो श्वसन क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को लेना, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं तो श्वसन हमारा ज़रूरी होता है। और निर्जीवों में ये कोई भी ज़रूरी नहीं होता। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है, उत्सर्जन क्रिया क्या होती है, जैसे हम कुछ भी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं वो हम अनेक अपशिष्ट बनते हैं। उपापचय क्रियाओं का मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उपापचयी प्रोसेस होता है, उसके बाद में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे अंदर बन जाते हैं उनको निकालने के लिए उत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है, और इसी तरह से निर्जीवों में नहीं होता। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन हर जीवधारी, चाहे वो किसी भी उसका हो, तो हर जीवधारी जो है वो अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, जानवर होगा तो अपने समान उसकी संतानें होंगी, ऊँट होगा तो ऊँट का बच्चा ऊँट होगा, हाथी होगा तो हाथी का बच्चा हाथी होगा, चिड़िया होंगी तो चिड़ियों के बच्चे चिड़िया होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हर जानवर, हर इंसान होते हैं, इंसानों के बच्चे इंसान होते हैं, गधों के बच्चे गधे होते हैं, है ना। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हर जीवधारी अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, जो कि सजीवों में नहीं होता। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, सजीव होते हैं तो उनमें एक, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो मनुष्य हो, उनमें एक लाइफ साइकिल होती है, एक जीवन चक्र होता है। वो एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो यानी कि अंडे से लेकर के और अपनी मृत्यु तक का जो सफ़र तय करते हैं वो उनका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र होता है। और सजीवों में ये प्रोसेस नहीं होता, निर्जीवों में ये प्रोसेस नहीं होता। तो ये थे आपके सजीव निर्जीव में मैंने अंतर बता दिया आपको। अब इसमें आप देख लीजिए एक बार क्या क्या है, मानव निर्मित और प्राकृतिक और मानव निर्मित मैंने बता दिया आपको। अब ये आप कॉलम बना है, आप चाहे तो 10-10 पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि मानव निर्मित कौन सी चीज़ें हैं और प्राकृतिक कौन सी चीज़ें हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण आप कर सकते हैं, किस तरह से उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मैंने सजीव तथा
निर्जीव में अंतर है वो बता दिया है। पौधों और जंतुओं में अंतर अभी बचा है, पौधों और जंतुओं में समानता, पौधों जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ये आपके पॉइंट अभी बचे हैं आगे के लिए। तो अब ये देख लीजिए, ये देखिए लोकोमोशन क्या होता है ना। लोकोमोशन पचमाभी अमीबा होता है, घूर्णन पचमाभी गति होती है, परिसंचरण होता है। ये सारे जो हैं आपको इतना बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक संगठन, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता आदमी, दौड़ता हुआ बालक, मछली, है ना। ये सब है आपका। जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है, प्रजनन कैसे होता है, अंडा बना, मुर्गी बनी, फिर अंडे से मुर्गी बन गई। श्वसन 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय। जब रेस्पायरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेप्थ में चीज़ें बताई जाएंगी। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, पूरा एक्सक्लेटरी सिस्टम क्या होता है, ये आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। प्रजनन क्या होता है और लाइफ साइकिल क्या होती है। तो ये था आपका सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। अनुकूलन क्या होता है, पहले आप बताएं अनुकूलन क्या होता है या अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, तो अनुकूलन भी बताया जा चुका है कई बार। जैसे आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने शरीर के अंगों का जो परिवर्तन उसी तरह से होने लगता है, वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। उसी तरह से शारीरिक बनावट होती है, जो बॉडी कंट्योरर होता है। आपका शरीर अगर चपटा, पतला, लंबा, बेलनाकार या फिर लंबा चौड़ा जिस तरह का होता है, वो जहाँ का एटमॉस्फेयर है उसी के हिसाब से वो ढल जाता है। सिर आपका हेड कैसा होता है, सिर की स्थिति जो बनावट भी वातावरण के लिए उपयुक्त होती है। इसी कारण ये पीछे को खिंचा हुआ और चपटा फैला हुआ फिर पतला दिखता है। तो ये थे आपका अनुकूलन में कौन कौन से पार्ट काम आते हैं। देखो आपकी आप इतना याद रखो बस, शारीरिक बनावट, आपका सिर, आपके पाद, इट मीन्स पादों की बनावट, लिम्स, आगे उंगलियों की संख्या, ये देखिए उंगलियों की संख्या, फिर उंगलियों की संख्या के बाद में आ जाता है आपकी पूंछ किस तरह से इनकी होती है। इसके बाद में त्वचा, स्किन कैसे होती है, अलग अलग जानवर किस किस तरह से कैसे कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो अनुकूलन के प्रकार। चलिए अब आ जाइए, सीखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, तो आपकी शारीरिक बनावट के ऊपर करते हैं, उनके सर के ऊपर करते हैं, उनके पादों की बनावट के ऊपर करते हैं, उनकी अंगुलियों की संख्या के ऊपर करते हैं और उनकी पूंछ के ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनकी त्वचा के ऊपर भी उसका परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। उनकी त्वचा के ऊपर भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये 6 तरीके थे जिस तरह से अनुकूलन के परिवर्तन होते हैं उनके शारीरिक क्रियाकलापों में। अब आ जाइए अनुकूलन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन क्या होती है। जीव जंतु जिस वातावरण में रहते हैं उनका स्वभाव होता है वो उसी को अपने आप धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो उनके दौड़ने के उपयुक्त और कॉर्सेरियल अनुकूलन इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये याद रखना। अनुकूलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अनुकूलन के 7 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका क्या हो गया, पहला प्रकार हो गया कर्सोरियल एडॉप्टेशन, दौड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे जंतु पृथ्वी पर तेज़ दौड़ने वाले स्वभाव के होते हैं, जैसे घोड़ा, एंटीलोप। दूसरा होते हैं आपके कौन कौन से प्रकार वाले होते हैं, गड्ढा खोदने में जो उपयुक्त होते हैं। ये देखिए फोसिरोरियल एडॉप्टेशन जो होता है, गड्ढा खोदने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे गड्ढा खोदने में चूहा माहिर होता है, और कीट भक्षी जो पौधे होते हैं या फिर स्तनधारी पौधे होते हैं, वो जैसे कुत्तों को भी देखा होगा आपने, वो बहुत जल्दी गड्ढा खोद लेते हैं, वहाँ पे अपना उन्हें गर्मी लगती है तो लेटने के लिए।
नेक्स्ट क्या है, जलीय अनुकूलन। एक्वेटिक एडेप्टेशन क्या होता है, जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं, मछलियाँ, व्हेल, सायरन, ये सब कैसे होते हैं, ये जलीय एडेप्टेशन होती है। फिर चढ़ने में उपयुक्त, जो जल्दी से चढ़ जाते हैं, जैसे वृक्ष पे, दीवार पे, चट्टानों पे चढ़ने वाले, ये कौन से होते हैं, सरीसृप होते हैं, जिन्हें रेप्टाइल कहते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, जो आपको रेंगने वाले होते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। जैसे बर्ड हो गई, चिड़िया, ठीक है। फिर वायवीय अनुकूलन क्या होता है, वायु में रहने वाले पक्षी, जो प्रमुख पक्षी हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं, चमगादड़ भी एक स्तनधारी भी है और वो भी वायु में ही रहता है, ठीक है। अगला छठा पॉइंट क्या है आपका, केव यानी कि गुफा में, डीप सी, और जो है गहरे समुद्र में रहने वाले जो हैं वो प्राणी भी, वो जीव भी वो क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर। कैसे, समुद्र की गहराई में जैसे मछलियाँ भी रहती हैं। और मरुस्थल में उपयुक्त अनुकूलन कैसे होता है, कैसे ऊँट जो है वो मरुस्थल का, रेगिस्तान का राजा कहा जाता है ना, ऊँट को रेगिस्तान का राजा कहा जाता है कि नहीं। तो ये 7 तरीके थे, कौन कौन से प्रकार हो गए आपके, 7 प्रकार हो गए आपके अनुकूलन के। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला दौड़ने में जो उपयुक्त होते हैं, ठीक है, पहला दौड़ने में उपयुक्त है, दूसरा गड्ढा खोदने में उपयुक्त है, तीसरा जलीय अनुकूलन है, चौथा चढ़ने के लिए उपयुक्त है, पांचवा वायवी मतलब हवा में उपयुक्त है, छठा गुफा और गहरे उसके लिए उपयुक्त है, और सातवां मरुस्थल में उपयुक्त है। तो ये हैं सारे आपके 7 अनुकूलन। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये है, आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं किस तरह से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाला या निवास करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं, कौन सा है, ठीक है। खजूर मरुद्भिद पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है, पहले तो आप ये बताएं, सत्य है या असत्य। मतलब ये रेगिस्तानी पौधा होता है। मरुद्भिद का मतलब जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं जिनकी जड़ें जो है नीचे तक होती हैं और जो पानी जो है ज़मीन से बहुत लंबी जड़ें होती हैं और पानी ज़मीन से सोख लेती हैं। कुमुदनी एक स्थलीय पौधा है या नहीं, गड्ढा खोदने में उपयुक्त प्याड़ी चूहा है या नहीं, अमीबा में गति होती है, सीलिया होते हैं, कूटपाद होते हैं, ठीक। जीवन चक्र का उदाहरण, किन में जीवन चक्र होता है, तैरने वाले किसी एक जलीय पौधे का नाम बताइए, वृक्षों पर चढ़ने में उपयुक्त किसी एक जंतु का नाम बताइए, किन्हीं 2 सांस लेने वाले वस्तुओं के नाम बताइए, मधुमक्खी का छत्ता सजीव है या निर्जीव। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ऊँट रेगिस्तान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्यों, ये आप सिद्ध करें। जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों की अनुकूलता पर आप लेख लिखिए। तो ये तो थे आपका जलीय वातावरण, अनुकूलन और पौधों और जंतुओं में अंतर। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको वनस्पति जगत से संबंधित टॉपिक या दूसरा यूनिट जो है वो कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।